संस्कार के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपको शिक्षण विधि के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आज मेरी पहली क्लास है तो कृपया कर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों की। ठीक है, तो शिक्षण विधियाँ जो हैं, इसमें शिक्षण विधियों का वैसे नाम डायरेक्ट आता है कि शिक्षण विधियाँ। टोटल जो नंबर होती हैं शिक्षण विधियों का हर चैप्टर में या हर जो आपका एक पोर्शन होता है उसमें 4 या 5% शिक्षण विधियों के ही आते हैं, बाकी अन्य टॉपिक आते हैं इसमें। तो शिक्षण विधियों में सबसे पहले जब बात करते हैं शिक्षण की, तो देखो शिक्षण जो है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो दो तत्वों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया होती है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जो दो तत्वों के मध्य होने वाली एक अंतः प्रक्रिया। ठीक है, ये जो दो तत्व होते हैं ये शिक्षक और कौन होते हैं? छात्र होते हैं। शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली जो अंतःक्रिया है वो क्या कहलाती है? आपकी शिक्षण कहलाती है। तो शिक्षण एक, दोबारा रिपीट कर देता हूं, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जो शिक्षक और छात्र के मध्य किसके संदर्भ में होती है? पाठ्यक्रम के संदर्भ में होती है। किसके संदर्भ में होती है? पाठ्यक्रम के संदर्भ में होती है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं कि शिक्षण जो है इसको वर्तमान में त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षण को वर्तमान में कितनी मुखी प्रक्रिया माना जाता है? त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है। और शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताने का जो श्रेय जाता है वो जॉन डीवी को जाता है। किसको जाता है? जॉन डीवी को जाता है। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताने का श्रेय किसको जाता है? जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताई और इसमें 3 चर बताए उसने। कितने चर बताए? 3। एक आपका आता है स्वतंत्र चर, एक आता है स्वतंत्र चर, दूसरा आता है आपका आश्रित चर, और एक आपका आता है कौन सा? मध्यस्थ चर। तीसरा आता है आपका मध्यस्थ चर। शिक्षण जो है इसको त्रिमुखी प्रक्रिया बताने का श्रेय दिया जाता है जॉन डीवी को। और जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार बताया है। एक आपका इसमें आता है, इसमें 3 चर बताए, एक स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर और तीसरा आपका आता है मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर का उपनाम होता है आपका शिक्षक, क्योंकि शिक्षक अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, दूसरा आता है आश्रित चर। आश्रित चर के अंतर्गत आता है आपका छात्र, क्योंकि छात्र किस पर आश्रित होता है? शिक्षक और पाठ्यक्रम पर। और मध्यस्थ चर शिक्षक और छात्र को जोड़ने का जो कार्य क्या करता है वो कौन करता है? आपका पाठ्यक्रम। तो मध्यस्थ चर कौन सा हो गया? पाठ्यक्रम हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो दो तत्वों के मध्य वाली अंतःक्रिया है। और वो दो तत्व कौन होते हैं? एक तो आपका शिक्षक और दूसरा कौन होता है? छात्र। ठीक है, तो शिक्षक और छात्र के मध्य जो अंतःक्रिया होती है वो किसके संदर्भ में होती है? पाठ्यक्रम। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षक और छात्र के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होगी। जॉन डीवी जो एक मनोवैज्ञानिक है उसने शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। और इस त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 चर बताए हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर में आपका क्या आता है? शिक्षक, और आश्रित चर में क्या आता है? छात्र, और मध्यस्थ चर में कौन आता है? पाठ्यक्रम। जॉन डीवी महोदय से पहले एक मनोवैज्ञानिक और वे हैं जिनका नाम था एडम्स। कौन था? एडम्स। एडम्स महोदय ने शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। कितनी मुखी प्रक्रिया बताया? द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। और इस द्विमुखी प्रक्रिया में उसने 2 तत्वों को ही शामिल किया है, एक तो आपका शिक्षक और दूसरा आपका शिक्षार्थी। शिक्षक और शिक्षार्थी इन दोनों को शामिल किया है। और जॉन डीवी ने आपका 3 को शामिल किया था, शिक्षक, छात्र और आपका पाठ्यक्रम। एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया बताया, शिक्षक और शिक्षार्थी। अब इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो वो क्या बनेगी शिक्षण की? कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जो या 2 या अधिक तत्वों के मध्य होने वाली एक क्या होती है? अंतःक्रिया होती है जो पाठ्यक्रम के संदर्भ में होती है। पिछली बार आपके रिट में पूछा गया था कि आश्रित चर क्या होता है? आश्रित चर के अंदर किसको शामिल किया जाता है? तो किसको शामिल किया जाता है? छात्र को। स्वतंत्र चर का उपनाम क्या माना जाएगा? शिक्षक। और मध्यस्थ चर इनको जोड़ने का कार्य कौन करेगा? पाठ्यक्रम करता है। ठीक है, एक महोदय हैं मॉरिसन महोदय, एक महोदय हैं मॉरिसन महोदय। मॉरिसन महोदय जिन्होंने इकाई पाठ योजना का प्रतिपादन किया था, इकाई पाठ योजना का प्रतिपादन किया था। ये परिभाषा क्या बताते हैं शिक्षण की? कि शिक्षण वह प्रक्रिया है, वह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति, जिसमें
अधिक परिपक्व व्यक्ति, अधिक परिपक्व व्यक्ति और अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति, कम परिपक्व व्यक्ति के अग्रिम विकास की क्या करता है, व्यवस्था करता है, अग्रिम विकास की व्यवस्था करता है, अग्रिम विकास की व्यवस्था करता है। और यहाँ पर कम परिपक्व व्यक्ति आप किसको मानोगे, कम परिपक्व व्यक्ति यानी छात्र, और अधिक परिपक्व व्यक्ति यानी कौन होगा यहाँ पर, शिक्षक। कहने का उद्देश्य ये है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंदर कम परिपक्व व्यक्ति की अधिक परिपक्व व्यक्ति विकास की व्यवस्था करता है, यानी छात्र के विकास की व्यवस्था कौन करेगा, शिक्षक करेगा। ठीक है। उसके बाद में एक महोदय और आए हैं, उनका नाम है आपका स्मिथ, स्मिथ महोदय। स्मिथ महोदय की परिभाषा क्या है कि अधिगम की प्रभावशीलता की जांच करना, अधिगम की प्रभावशीलता ही क्या कहलाती है, आपकी शिक्षण कहलाती है। अधिगम की प्रभावशीलता, अधिगम की प्रभावशीलता ही क्या कहलाती है, आपकी शिक्षण कहलाती है। अधिगम की प्रभावशीलता ही क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। ठीक है। तो एक बार मैं सारा रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो शिक्षण विधियां। तो सबसे पहले हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि शिक्षण क्या होता है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि बिना उद्देश्य के जो है कोई भी कार्य नहीं होता है। तो शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जो शिक्षक और छात्र के मध्य किसके संदर्भ में होती है, पाठ्यक्रम के संदर्भ में होती है। दूसरी बात ये आती है कि शिक्षण में कितने चर होते हैं, तो शिक्षण में 3 चर होते हैं आपके, एक स्वतंत्र चर, एक आश्रित चर और एक मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर क्या होता है, शिक्षक होता है, जो अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वो कोई भी डिसीजन करता है तो अपने स्वयं के सहविवेक से करता है। दूसरा था आश्रित चर। आश्रित चर के अंदर बात करें तो क्या आएगा, छात्र जो किस पर डिपेंड होता है, शिक्षक पर, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, पाठ्यक्रम करता है। और ये त्रिमुखी प्रक्रिया जो है ये देने वाला व्यक्ति कौन था, जॉन डीवी था। और इससे पहले जॉन डीवी से पहले एडम्स महोदय ने शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया बताई थी, और द्विमुखी प्रक्रिया में किन को शामिल किया था, शिक्षक और शिक्षार्थी को शामिल किया था। ठीक है। उसके बाद में आगे बात आती है कि शिक्षण की परिभाषाएं क्या होती हैं। शिक्षण की परिभाषाओं की बात करें तो मॉरिसन महोदय जिन्होंने इकाई पाठ योजना का प्रतिपादन किया था वो क्या कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति यानी शिक्षक कम परिपक्व व्यक्ति के अग्रिम विकास की क्या करता है, व्यवस्था करता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है स्मिथ। स्मिथ महोदय क्या करते हैं कि अधिगम की प्रभावशीलता ही क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं शिक्षण के प्रकार की। तो शिक्षण के जो प्रकार हैं वो अलग अलग तरीकों से बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण। शिक्षण का जो है उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, और जिसका वर्गीकरण करने का श्रेय दिया जाता है बीएस ब्लूम। तो शिक्षण को उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण करने का श्रेय किसको दिया जाता है, बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने शिक्षण को उद्देश्यों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा है। पहला आता है बीएस ब्लूम ने उद्देश्यों के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार बताए हैं। बीएस ब्लूम ने उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार बताए हैं, और वो 3 प्रकार क्या क्या हैं। पहला आपका आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा आता आपका भावात्मक उद्देश्य, और तीसरा और अंतिम आपका आता है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य। तो बीएस ब्लूम ने उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा या 3 प्रकार बताए। वो कौन कौन से, एक तो आपका ज्ञानात्मक, दूसरा आता है भावात्मक, और तीसरा आता है क्रियात्मक। ज्ञानात्मक जो उद्देश्य होता है ये मानसिक शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। यह बालक की मानसिक शक्तियों का क्या करता है, विकास। ठीक है। और ज्ञानात्मक जो है ये ज्ञान 3 तरीके से प्राप्त किया जाता है। एक आपका आता है प्रत्यक्षात्मक, दूसरा आपका आता है प्रत्यात्मक, और तीसरा आपका आता है साहचर्यात्मक।
तो बीएस ब्लूम ने उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार बताए, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर बालक की मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है और ज्ञान जो है वो 3 तरीके से प्राप्त किया जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में, प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक और साहचर्यात्मक। प्रत्यक्षात्मक का मतलब प्रत्यक्ष, किसी भी चीज के प्रत्यक्ष संपर्क में आकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जैसे इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, इंद्रियों के द्वारा जैसे किसी चीज को छूकर इस प्रकार ज्ञान ग्रहण किया जाता है। दूसरा आता है प्रत्यात्मक। प्रत्यात्मक के अंदर आता है किसी भी चीज को समझकर ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी विषय वस्तु को समझकर ज्ञान प्राप्त करना किसके अंतर्गत आएगा? प्रत्यात्मक के अंतर्गत आएगा। और तीसरा और अंतिम आता आपका साहचर्यात्मक। साहचर्यात्मक के अंदर पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण का तीसरा प्रकार, दूसरा जो उद्देश्य आता है वो भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है? भावात्मक उद्देश्य के अंदर बालकों के चारित्रिक गुणों का विकास किया जाता है, बालक के चारित्रिक गुणों का विकास किया जाता है। बालक के चारित्रिक गुणों का विकास किसके अंतर्गत किया जाता है? भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। और तीसरा और अंतिम आता है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत बालकों के कौशलों का विकास किया जाता है, कौशलों का विकास यानी किसी भी चीज को करके सीखना। कौशल का मतलब होता है कुशल प्लस ए, इसमें ए प्रत्यय लगाओ, इसका मतलब किसी भी विषय वस्तु को हम अपनी शरीर के अंगों के द्वारा जो कार्य करते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा? कौशलों के, कौशल के अंतर्गत आएगा। तो कौशलों का विकास किया जाता है, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बीएस ब्लूम उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बालक की मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है और ये ज्ञान 3 प्रकार से ग्रहण किया जाता है, प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक और साहचर्यात्मक। प्रत्यक्षात्मक में किसी भी विषय वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में आकर या इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। दूसरा आता है प्रत्यात्मक, इसके अंदर किसी भी विषय वस्तु को समझ करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और तीसरा आता है साहचर्यात्मक, इसके अंदर किसी भी विषय वस्तु को पूर्व अनुभव के आधार पर ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। दूसरा आता है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में बालकों के चारित्रिक गुणों का विकास किया जाता है और क्रियात्मक उद्देश्य में जो है आपका कौशलों का विकास किया जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं सारा रिपीट कर देता हूं दोबारा। आज का हमारा जो टॉपिक था शिक्षण विधियों से रिलेटेड था। तो शिक्षण विधियों के बारे में पहले अपने को यह मालूम होना चाहिए कि शिक्षण होता क्या है, ठीक है। तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो शिक्षण क्या होती है? कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जो 2 तत्वों के मध्य होने वाली अंतः क्रिया है, ठीक है। और वो 2 तत्व कौन कौन होंगे? शिक्षक और छात्र। और इनकी शिक्षक और छात्र, और शिक्षक और छात्र के मध्य जो अंतः क्रिया होती है वो किसके संदर्भ में होती है? पाठ्यक्रम के संदर्भ में होती है। किसके संदर्भ में होती है? पाठ्यक्रम के संदर्भ में होती है, ठीक है। तो शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली अंतः क्रिया जो पाठ्यक्रम के संदर्भ में होती है वही क्या कहलाती है? आपकी शिक्षण कहलाती है। शिक्षण के बारे में जॉन डीवी ने बताया, त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था। और त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत किन किन को शामिल किया था? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। और दूसरा आता आपका एडम्स महोदय, इन्होंने जॉन डीवी से पहले बताया था शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया बताया था। और द्विमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या शामिल किया था? शिक्षक और आपका छात्र, ठीक है। उसके बाद में जॉन डीवी ने शिक्षण के 3 चर बताए थे, स्वतंत्र चर, ठीक है। क्या बताए थे? 3 बताए थे। एक तो आपका स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर और तीसरा आपका कौन सा आता है? मध्यस्थ चर, ठीक है। मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर में आपका शिक्षक, आश्रित चर में आपका, आश्रित चर में क्या आएगा? छात्र, स्वतंत्र चर में आपका शिक्षक आ जाएगा और मध्यस्थ चर में आपका क्या आ जाएगा? पाठ्यक्रम। या इसकी सरल परिभाषा और भी देखें तो पाठ्यक्रम के संदर्भ में शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली जो अंतः क्रिया वही क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं कि शिक्षण की परिभाषाएं बताई थी मैंने। मॉरिसन की परिभाषा क्या थी? कि कम परिपक्व व्यक्ति अधिक परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है और अधिक परिपक्व व्यक्ति उनके विकास की क्या करता है? व्यवस्था करता है। दूसरा आपका स्मिथ के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया होती है जो अधिगम की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। या वैसे देखा जाए कि शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली जो अंतः क्रिया वही किसके अंतर्गत आती है? शिक्षण के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद में शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से बताया है मैंने। बीएस ब्लूम ने बताया कौन कौन से ज्ञानात्मक,
भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक के अंदर क्या आएगा कि इसमें बालक की मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है और इसमें ज्ञान 3 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। 1 नंबर पे आपका आता है कौन सा, प्रत्यक्षात्मक, इसके अंतर्गत बालक इंद्रियों के द्वारा सीखता है। दूसरा आता है आपका प्रत्यात्मक, इसके अंतर्गत बालक जो है किसी भी विषय वस्तु को समझकर सीखता है। और तीसरा आपका आता है शास्त्रीयात्मक, इसमें किसी भी विषय वस्तु के पूर्व अनुभवों के आधार पर उसको सीखता है। दूसरा मैंने बताया था आपको भावात्मक, भावात्मक में बालक के चारित्रिक गुणों का विकास होता है। और तीसरा आपका मैंने बताया था कौन सा, क्रियात्मक, इसके अंतर्गत बालकों के कौशलों का विकास किया जाता है।